नमस्कार दोस्तों। आज के सेशन में हम बात करने वाले हैं मल्टीवेरिएट एनालिसिस की, जो कि हिस्सा है डिस्क्रिप्टिव एनालिसिस का। हमने पिछले कुछ सेशन में एसेंशियल्स ऑफ स्टैटिक्स के अंदर यूनिवेरिएट एनालिसिस और बाइवेरिएट एनालिसिस के सेशंस कंप्लीट कर चुके हैं और आज हम शुरुआत करने वाले हैं मल्टीवेरिएट एनालिसिस की। और ये एनालिसिस थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स एनालिसिस है पिछले एनालिसिस की अपेक्षा। तो जो लोग अभी रिसेंटली ज्वाइन किए हैं इस वीडियो से, मैं उनसे रिक्वेस्ट करूँगा इस वीडियो को देखने के बाद वो इस प्लेलिस्ट के जो दूसरे वीडियो हैं पहले नंबर से, वहाँ से इसकी शुरुआत करें, जिससे कि उन्हें ये कोर्स, ये मॉड्यूल पूरा ठीक से समझ में आ सके। क्योंकि जो गैप है आज के टाइम में डेटा एनालिटिक्स में, जो स्टैटिस्टिक्स का इन्वॉल्वमेंट है, जो कोर है डेटा एनालिटिक्स की, उसके बारे में बहुत कम लोगों को पता है ना। कई डेटा एनालिस्ट का भी स्टैटिस्टिक्स उतना स्ट्रॉन्ग नहीं होता है। वो लोग भी कई बार ट्रायल एंड मेथड का उपयोग करते हैं, है ना। भाई ट्रायल करेंगे, फिर देखेंगे, फिर इसमें कुछ और लगाया, फिर कुछ और लगाया। तो बेटर होगा कि यदि आपका स्टैटिस्टिक्स पहले स्ट्रॉन्ग होता है, फिर आप किसी भी टूल पे डेटा एनालिटिक्स कर सकते हैं। तो ये जो हमारा मॉड्यूल चल रहा है अभी, एसेंशियल ऑफ स्टैटिस्टिक्स या डेटा स्टैटिस्टिक्स फॉर डेटा एनालिस्ट और डेटा साइंटिस्ट वाला, कि यहाँ पूरे स्टैटिस्टिकल कंसेप्ट जो यूज़ होते हैं डेटा साइंस डोमेन में, वो कवर किए जा रहे हैं। ठीक है। तो आज हम बात करने वाले हैं मल्टीवेरिएट एनालिसिस की। ये जो मल्टीवेरिएट एनालिसिस की सीरीज़ थोड़ी लंबी चलने वाली है, वो मैं आपको बताता हूँ क्यों। देखिए, मल्टीवेरिएट एनालिसिस क्या होता है, सबसे पहले हम इसके डेफिनेशन को समझें। इट इन्वॉल्व्स द एनालिसिस ऑफ मोर देन 2 वेरिएबल सिमल्टेनियसली। जहाँ पर एक साथ 2 से ज़्यादा वेरिएबल का एनालिसिस इन्वॉल्व होता है, उसको बोलते हैं मल्टीवेरिएट एनालिसिस। अब इसका पर्पस क्या होता है? तो टू अंडरस्टैंड द कॉम्प्लेक्स रिलेशनशिप्स एंड इंटरेक्शन बिटवीन मल्टीपल वेरिएबल्स। जो मल्टीपल वेरिएबल्स हैं उनके कॉम्प्लेक्स रिलेशनशिप को समझना, कि इसकी ए वेरिएबल के साथ ऐसी रिलेशनशिप है, सी के साथ ऐसी है, बी की डी के साथ क्या रिलेशनशिप है, इसको समझना। एंड इंटरेक्शन बिटवीन मल्टीपल वेरिएबल में कैसा इंटरेक्शन है, इसकी स्टडी करना, ये सब मल्टीवेरिएट एनालिसिस में आता है। अब होता क्या है कि कई बार हम एक पर्टिकुलर वेरिएबल को पहले उठाते हैं, जो हमारा टारगेट वेरिएबल होता है, जो डिपेंडेंट बोलते हैं, जिसको हम डिपेंडेंट वेरिएबल बोलते हैं, उस पर दूसरे अन्य वेरिएबल्स का क्या प्रभाव पड़ रहा है और कौन सा वेरिएबल उस पर कितना प्रभाव डाल रहा है। कोई सिग्निफिकेंट इफेक्ट डाल रहा है या सिग्निफिकेंट इफेक्ट नहीं डाल रहा है। यदि सिग्निफिकेंट इफेक्ट डाल रहा है तो वो पॉजिटिव डाल रहा है, नेगेटिव डाल रहा है, और कितने स्ट्रेंथ का, वो कितने मैग्नीट्यूड का इफेक्ट वो डिपेंडेंट वेरिएबल पे इम्पोज कर रहा है। तो डिपेंडेंट वेरिएबल हमेशा सिंगल वेरिएबल होता है। इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स एक या एक से अधिक हो सकते हैं। ठीक है। तो पहली जो टेक्निक है इसमें, वह है मल्टीपल रिग्रेशन एनालिसिस, जिसको हम रिग्रेशन एनालिसिस बोलें तो ज़्यादा, मल्टीपल तो हम बात करेंगे। तो एग्जामिनिंग द रिलेशनशिप बिटवीन ए डिपेंडेंट वेरिएबल एंड मल्टीपल इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स। भाई कई बार एक सिंगल इंडिपेंडेंट वेरिएबल भी हो सकता है, उसको हम सिंपल लीनियर रिग्रेशन बोलते हैं एनालिसिस, वो भी हम आगे बात करने वाले हैं। दूसरा जो तरीका होता है फैक्टर एनालिसिस। अब फैक्टर एनालिसिस क्यों किया जाता है? मान लीजिए आपके पास कुछ आइटम ऐसे हैं जो सेम फैक्टर को बिलोंग करते हैं। जैसे मान लीजिए आप एक सर्वे कर रहे हैं किसी स्कूल में, और उस सर्वे में आप जो हैं बात करें तो उस स्कूल में मैथ्स से रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस आपने रखे, कुछ क्वेश्चन आपने स्पोर्ट्स एक्टिविटी से रिलेटेड रखे, कुछ आपने करिकुलम एक्टिविटी से रिलेटेड रखे, कुछ आपने एकेडमिक से रिलेटेड क्वेश्चन रखे। तो एकेडमिक वाले पूरे क्वेश्चन का एक फैक्टर हो गया, है ना, एकेडमिक
मेस से रिलेटेड जो है कि भाई यहाँ मेस में क्लीननेस कैसी है, यहाँ रोटी कैसी दी जाती है, सब्जी कैसी बनती, सर्विस कैसी, ये सब क्वेश्चन किससे हो गए, मेस से रिलेटेड हो गए। तो मेस से रिलेटेड क्वेश्चन का एक फैक्टर बना दिया मेस, उनके स्कोर का अपने सम अप कर लिया या उसका मीन निकाल लिया स्कोर का, तो वो एक फैक्टर बन गया। एक फैक्टर आपने स्पोर्ट्स एक्टिविटी का कर दिया, है ना, एक फैक्टर बन गया। मल्टीपल क्वेश्चन से उससे एक फैक्टर कर दिया, तो हमने क्या डायमेंशन रिड्यूस किया, है ना, रिड्यूसिंग द डायमेंशनलिटी बाय आइडेंटिफाई अंडरलाइंग फैक्टर्स, किस फैक्टर के अंदर कौन से क्वेश्चंस बिलोंग कर रहे हैं, उसके हिसाब से हमने फैक्टर लोड वगैरह ये सब चीज़ें होती हैं, ये सब चीज़ें हम आगे डिटेल में जाएंगे, वहाँ समझेंगे। पर अभी तो खाली हम समझें कि फैक्टर एनालिसिस होता क्या, क्यों किया जाता है। तो जहाँ आपके 50-60 क्वेश्चन थे, अब आपके 6 या 8 फैक्टर बन गए, और उन फैक्टर का फिर आप एनालिसिस कर सकते हैं, या तो आप उस पर रिग्रेशन लगा सकते हैं या और भी कोई चीज़ें कर सकते हैं कि भाई रिग्रेशन जो है वो ज़्यादा इफ़ेक्टिव है ना, बच्चे के रिजल्ट्स में, या जो भी आउटपुट रिजल्ट मान लो, या नए जो एडमिशन है जो भी आप ले रहे हो, कि बच्चा किन चीज़ों को लेके, पेरेंट्स जो हैं किन चीज़ों को कंसीडर करते हैं स्कूल में एडमिशन के लिए, है ना। तो वो बहुत सी चीज़ें हम लोग टारगेट वेरिएबल कुछ भी रख सकते हैं, और ये जो इंडिपेंडेंट वेरिएबल है इसके थ्रू उस टारगेट वेरिएबल को डिटरमाइन कर सकते हैं। अच्छा, इसमें ये होता है कि जो इंडिपेंडेंट वेरिएबल है वो पहले घटित होते हैं और बाद में टारगेट वेरिएबल होता है। जैसे कि इसको आप समझेंगे इस तरीके से कि क्रॉप प्रोडक्शन और रेन की बात करें, वर्षा और फसल का उत्पादन, तो पहले बारिश होगी बाद में फसल होगी ना, कि पहले फसल होगी बाद में बारिश होगी। तो जो रेन है उसका इफेक्ट पड़ेगा क्रॉप प्रोडक्शन पे, ना कि क्रॉप प्रोडक्शन का रेन पे पड़ेगा। तो हमेशा इंडिपेंडेंट वेरिएबल पहले घटित होता है ना, और बाद में आपका डिपेंडेंट वेरिएबल, ठीक है। क्रॉप भी अपने आप में प्रोडक्शन हो रहा है, पर वो डिपेंड कर रहा है रेन के ऊपर, ठीक है। तीसरा हम देखते हैं प्रिंसिपल कंपोनेंट एनालिसिस। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, रिग्रेशन में बहुत यूज़ होती है। समराइजिंग डेटा बाय ट्रांसफॉर्मिंग वेरिएबल्स इनटू ए सेट ऑफ अनकोरिलेटेड कंपोनेंट्स। इसका मतलब ये होता है कि यहाँ भी हम डायमेंशन रिडक्शन की बात करते हैं, है ना, डायमेंशन कम करते हैं, पर हम यहाँ नए कंपोनेंट बनाते हैं। फैक्टर में तो क्या किया था हमने, उन क्वेश्चंस के सम ले लिया या मीन स्कोर ले लिया, उससे एक फैक्टर का नाम दे दिया, वो रहता था। यहाँ वो चीज़ नहीं होती, यहाँ डिफरेंट डायमेंशन में उन जितने, मान लीजिए आपके किसी डेटा सेट में 1000 वेरिएबल्स हैं इंडिपेंडेंट। अब 1000 वेरिएबल से आप रिग्रेशन मॉडल बनाएंगे या रिग्रेशन एनालिसिस करने बैठेंगे तो बड़ा कॉम्प्लेक्स हो जाएगा, मतलब वो संभव ही नहीं है कि आप उसको इंटरप्रेट कर पाएँ, ठीक है। और क्या होता है कि जब हम रिग्रेशन एनालिसिस करते हैं तो हम देखते हैं कि कौन सा वेरिएबल सिग्निफिकेंट इफेक्ट डाल रहा है और कौन सा नहीं डाल रहा है। उसके लिए क्राइटेरिया होता है पी वैल्यू, जिनकी भी पी वैल्यू 0.05 से ज़्यादा होती है उन वेरिएबल को हम ड्रॉप करते चले जाते हैं मॉडल में से। तो अब जो सबसे ज़्यादा तो इसको पहले ड्रॉप करते हैं, फिर मॉडल को रिट्रेन करते हैं, फिर देखते हैं, तो ये सब चीज़ें होती हैं। तो आपने मान लीजिए 1000 में से 950 वेरिएबल्स को ड्रॉप कर दिया, अब आपके पास बचे लास्ट में 50 वेरिएबल्स। तो हर वेरिएबल अपने आप में कुछ तो यूनिक इन्फॉर्मेशन रखा होगा, 0.01, 0.5%, है ना, 1%, 2%, 3%, कुछ तो इन्फॉर्मेशन होगी उनके पास यूनिक, जो दूसरे वेरिएबल डिलीवर नहीं कर पाएंगे। तो आपने जब 950 वेरिएबल ड्रॉप आउट किए तो क्या हुआ कि आपने बहुत सी इन्फॉर्मेशन खो दी। आपके पास जो लिमिटेड 50 वेरिएबल्स बचे हैं वो उतनी इन्फॉर्मेशन खो चुके हैं आप, और उन 50 वेरिएबल से आप मॉडल यदि बनाते हैं, आप एनालिसिस उन 50 वेरिएबल्स करते हैं, तो बहुत सी चीज़ आप मिस कर रहे हैं, क्योंकि अब आपके पास जो इन्फॉर्मेशन है, जो वेरिएंस है, वो खाली 60% बचा 100% में से। तो आप 60% ही इन्फॉर्मेशन का यूज़ करके एनालिसिस कर रहे हैं, तो वो एनालिसिस सही नहीं होगा। तो वहाँ पर प्रिंसिपल कंपोनेंट एनालिसिस किया जाता है, जिससे कंपोनेंट क्रिएट हो जाते हैं और वो कंपोनेंट आपस में अनकोरिलेटेड होते हैं। मतलब एक कंपोनेंट में पहले कंपोनेंट और दूसरे कंपोनेंट में किसी भी प्रकार का कोरिलेशन नहीं होगा, जीरो कोरिलेशन होगा।
मतलब एक डिपार्टमेंट जो काम कर रहा है दूसरे डिपार्टमेंट में दूसरे तरह के स्किल के लोग होंगे, यहाँ फाइनेंस डिपार्टमेंट में अलग स्किल के लोग हैं, वहाँ कहीं भी प्रोडक्शन ऑपरेशन डिपार्टमेंट से कोरिलेट नहीं कर रहे हैं, उनके स्किल सेट ही अलग हैं, ठीक है ना। तो यही चीज़ प्रिंसिपल कंपोनेंट एनालिसिस करता है, वो कंपोनेंट बना देता है, वो कंपोनेंट आपस में अनकोरिलेटेड होते हैं, तो वो कंपोनेंट तो जितने वेरिएबल है उतने बनाता है, पर क्या होता है कि जो टॉप कंपोनेंट होते हैं शुरू के 7, 6, 8, 10, 12, वो कंपोनेंट 96 से 95% इंफॉर्मेशन को सस्टेन करते हैं। मतलब उनका वेरिएंस जो होता है 95, मतलब मोर देन 90 तो होता है 8 से 10 कंपोनेंट का शुरू के। तो शुरू के जो कंपोनेंट हैं 8-10 कंपोनेंट हैं, उन्होंने पूरी 90% के ऊपर इंफॉर्मेशन ले ली। अब बाकी के कंपोनेंट की आपको ज़रूरत ही नहीं है, तो आप उतने कंपोनेंट को लेकर के यदि लीनियर रिग्रेशन में लगाते हैं तो आप कोई भी इंफॉर्मेशन उतनी लूज़ नहीं कर रहे हैं। 2-5% इंफॉर्मेशन कोई दिक्कत नहीं है। अब 90%, 5% इंफॉर्मेशन तो है उस कंपोनेंट में, और वो कंपोनेंट को लेकर के यदि आप लीनियर मॉडल बनाते हैं तो आप कोई भी इंफॉर्मेशन लूज़ नहीं करेंगे, आपका एनालिसिस बहुत अच्छा होगा, आप उसको अच्छे से इंटरप्रेट कर पाएंगे। तो ये होता है प्रिंसिपल कंपोनेंट एनालिसिस। अब एक होता है क्लस्टर एनालिसिस। क्लस्टर एनालिसिस भी ग्रुपिंग है, ये डायमेंशन रिडक्शन नहीं है, है ना। हम यहाँ डायमेंशनलिटी रिड्यूस नहीं कर रहे हैं, हम यहाँ पे दूसरा काम कर रहे हैं। डायमेंशनल रिडक्शन का मतलब ये हुआ कि आप वेरिएबल जो हैं नंबर ऑफ कॉलम्स वो कम कर रहे हैं, है ना, किसी भी टेक्निक के थ्रू, चाहे प्रिंसिपल कंपोनेंट की टेक्निक हो चाहे फैक्टर एनालिसिस हो। ये डायमेंशन रिड्यूसिबिलिटी की बात करते हैं, ठीक है। बट क्लस्टर एनालिसिस डायमेंशन रिड्यूस नहीं करता है। ये क्या करता है, जो आपके ऑब्जर्वेशंस हैं 1000, 10,000 ऑब्जर्वेशंस हैं, तो उसमें सिमिलर जो ऑब्जर्वेशंस हैं, सिमिलर है ना, जिनके प्रोफाइल सिमिलर है, जिनका पैटर्न सिमिलर है, उनको एक क्लस्टर के अंदर एक सेगमेंट में मेंशन करता है। तो वो सेगमेंटेशन हो जाता है एक प्रकार से कि भाई ये इस चीज़ को बिलोंग करते हैं, ये इस चीज़ को बिलोंग करते हैं, ये कहलाएंगे, ठीक है। तो यहाँ पर ग्रुपिंग हो रही है, ग्रुपिंग हो रही है ऑब्जर्वेशन की, ये हॉरिजेंटल हो रहा है। और शुरू की जो हमने देखे फैक्टर एनालिसिस या प्रिंसिपल कंपोनेंट, वो वर्टिकल होता है, ठीक है। तो इसमें एक कॉलम बन जाता है उनको कैटेगरी देने का, एक सेपरेट कॉलम बन जाता है क्लस्टर एनालिसिस में कि ये ग्रुप ए है, ये ग्रुप बी है, ये ग्रुप सी है, ये ग्रुप ए को बिलोंग करेंगे, ये ग्रुप बी को बिलोंग करेंगे, ये ग्रुप सी को बिलोंग करेंगे। क्लस्टर एनालिसिस उपयोग होता है जब हमारे पास टारगेट वेरिएबल नहीं हो और हमें कोई टारगेट वेरिएबल क्रिएट करना हो, और यदि कोई हमें बता रहा है कि ये टारगेट वेरिएबल होंगे, तो हम उसको डिटरमाइन करते हैं, है ना, उसको हम टेस्ट करते हैं कि भाई हमारा जो क्लस्टर आ रहा है, जो इनके क्लस्टर हैं जो ये शो कर रहे हैं, वो क्या सेम है, क्या अलग तो नहीं है। तो क्लस्टर एनालिसिस वहाँ उपयोग होता है, और ये टारगेट वेरिएबल भी हमें क्रिएट करके देता है। ये पूरी चीज़ें हम लोग मल्टीवेरिएट एनालिसिस में कवर करने वाले हैं आगे के सेशंस में, और ये सेशंस लंबे चलने वाले हैं क्योंकि ग्रेडेशन भी बहुत कॉम्प्लेक्स है, फैक्टर एनालिसिस भी कोई छोटी चीज़ नहीं है, इन्फ्रेंशियल में भी बहुत यूज होती है ना। प्रिंसिपल कंपोनेंट एनालिसिस को भी बहुत प्रॉपर तरीके से समझना है, और क्लस्टर एनालिसिस। तो ये सीरीज़ बहुत लंबी जाने वाली है, इसलिए मैं चाहूँगा कि आप इन सीरीज़ के हर एक वीडियो को बड़े ध्यान से 1 बार, 2 बार, 3 बार देखें, तब आपको ये चीज़ें समझ में आएंगी, ठीक है। अब यदि आपको ये कोर्स, ये वीडियो पसंद आ रहे हों, तो मैं चाहूँगा कि आप इसे लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, है ना, और बेल बटन को दबाएं ताकि आपको फ्यूचर में जो भी नए वीडियो अपलोड हो रहे हैं उनका नोटिफिकेशन आपको मिल सके। और स्टडी मटेरियल के लिए डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है, एक फॉर्म आपको फिल करना है, वो फॉर्म आप फिल कर दीजिएगा तो आपको मेल पे स्टडी मटेरियल का ड्राइव लिंक आ जाएगा, जहाँ से आप स्टडी मटेरियल को डाउनलोड कर सकते हैं, ठीक है। तो
आज का सेशन ये सेशन में यहीं फिनिश करता हूँ। नेक्स्ट सेशन में हम बात करेंगे लीनियर रिग्रेशन को लेके। धन्यवाद।